हत्या से हाहाकार है। लुटेरों की बहार है। खौफ का साम्राज्य है। घर से निकलना दुश्वार है। आम आदमी परेशान है। पुलिस के दावे से हैरान है। ये आज का बिहार है। हर ओर अपराध से कोहराम है, क्योंकि क्राइम से कराहता बिहार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में आज बात सबसे पहले बिहार के कानून व्यवस्था की, जो लगातार बिगड़ती जा रही है। अपराधी बिहार में बेलगाम हैं और प्रशासन को लगातार चुनौती दे रहे हैं। सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था के तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन लूट और हत्या की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर के अलावा बेगूसराय में अपराधियों ने एक के बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इन 4 जिलों में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है, लेकिन इसके बाद भी अपराध यहां कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो किस तरीके से क्राइम से बिहार करा रहा है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। बिहार के नक्शे पर उन जिलों को आप देख सकते हैं जो जिले पूरी तरह से अपराधियों की गिरफ्त में हैं। मानो यहां पर पुलिस का कोई खौफ नहीं है, मानो पुलिस अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक अपराधी यहां पर कई वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं। और अब हम आपको समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली की तस्वीरों को दिखा रहे हैं। समस्तीपुर में 2 युवकों को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। वहीं अगर बात मुजफ्फरपुर की करें तो अपराधियों ने लगातार दूसरे दिन भी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से 15 लाख रुपए लूट लिए। वहीं वैशाली में भी 3 नकाबपोश अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। तो किस तरीके से क्राइम से बिहार करा रहा है, ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है। समस्तीपुर की तस्वीरें हैं, मुजफ्फरपुर की तस्वीरें और वैशाली की तस्वीरें। समस्तीपुर में युवक की हत्या कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है। मुजफ्फरपुर में एक के बाद अपराधी एक लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। 15 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। पुलिस अब तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, तब तक दूसरी लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। वहीं वैशाली की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो सीसीटीवी में कैद हुई हैं, किस तरीके से सीएसपी संचालक से 2.5 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। सावधान, समस्तीपुर पुलिस। तो हम समस्तीपुर पुलिस को सावधान कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि यहां एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया है। अपराधी 2 युवकों को गोली मार देते हैं, जिसमें एक की मौत हो जाती है। घटना मुफस्सिल थाना के मीरपुर की है। बताया यह जा रहा है कि सूरज कुमार सिंह और चंदन कुमार सिंह अपने दरवाजे पर बैठे थे। उसी दौरान अपराधियों ने दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक युवक सूरज कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं चंदन सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। सूरज राय को गोली लगी है। सूरज सिंह को इसको चेस्ट में लगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। एक घायल है जो खतरे से बाहर है, उसका हम लोग अभी बयान लेते हैं, तफ्तीश करते हैं, पूरा मामला जल्द सामने आ जाए।
सावधान मुजफ्फरपुर पुलिस। और अब बात समस्तीपुर की बाद मुजफ्फरपुर की कर लेते हैं। यहां भी अपराधी बेखौफ हैं। बदमाशों ने 3 मिनट के भीतर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से 15 लाख रुपए लूट लिए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी की तस्वीरों में दिख रहे इन 5 लोगों को देखिए, ध्यान से देख लीजिए इन चेहरों को। ये लुटेरे हैं, लुटेरे। इन 5 ने 3 मिनट में 15 लाख रुपए लूट लिए। लूट की वारदात मुजफ्फरपुर के सरैया इलाके में हुई। उत्कर्ष नाम की फाइनेंस कंपनी में दिन के उजाले में 5 लुटेरे आते हैं। गेट पर बैठी महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, धक्का देकर उन्हें अंदर करते हैं। लुटेरों में से एक गेट पर खड़ा हो जाता है। 4 लुटेरे अंदर घुसते हैं। अंदर मौजूद सभी लोगों को हथियार दिखाकर काबू में करते हैं और काउंटर से रुपए समेटने लगते हैं। देखिए कैसे हाथ में पिस्टल लिए कैशियर के पास से रुपए का बंडल थैले में डालता एक अपराधी दिख रहा है। भरी दोपहरी में इतनी भीड़ के सामने लुटेरे वारदात को अंजाम देकर आसानी से चलते बनते हैं। वो 2 आदमी घुसे हैं, पिस्टल सटा दिए हैं, बोले कैश कैश था बाहर में, कैश वो लोग लिए हैं और 2 सब कैश झोला में रखे हैं। एक बैग रखा हुआ था मेरा, वो बैग बोले बैग में रखे हैं। हमेशा की तरह पुलिस घटना घटने के बाद पहुंचती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और हर बिंदु पर जांच की बात कहकर चलती बनती है। फाइनेंस का कार्यालय है जहाँ की लूट की घटना घटी है। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लोग जांच कर रहे हैं। इसमें 2 दिनों में जिले में लूट की ये दूसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले सोमवार को भी बैंक से करीब 17 लाख की लूट हुई थी। सवाल है कि पुलिस का डर होता तो अपराधी वारदात को अंजाम देते। क्या पुलिस के बस का नहीं रहा अपराध रोकना? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। तो कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में लगातार दूसरे दिन भी लूट की घटना को अंजाम दिया है। मंगलवार को सरैया के उत्कर्ष स्मॉल कंपनी के दफ्तर से अपराधियों ने 15 लाख रुपए लूट लिए। वहीं सोमवार को भी अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 17 लाख रुपए की लूट की थी। लुटेरों ने काउंटर से 13 लाख जबकि ग्राहक से करीब 4 लाख रुपए लूट लिए थे। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही शहर में अपराधी कितने बेखौफ हैं कि एक के बाद एक लूट की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। 18 फरवरी को 15 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं और ठीक उससे एक दिन पहले 17 फरवरी को 17 लाख की लूट हो जाती है। तो जाहिर है अपराध की इन बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। और सवाल ये कि आखिर बिहार में अपराध और अपराधियों पर लगाम कब लगेगी? सबसे पहला सवाल ये, और उसके साथ ही सवाल ये भी है कि अपराधियों में आखिर पुलिस खौफ क्यों नहीं पैदा कर पा रही है? क्राइम बढ़ने पर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? पुलिस से मजबूत क्या अपराधी हो गए हैं? अपराधियों का तंत्र हो गया है? और क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? बिहार में अपराध और अपराधियों पर आखिर लगाम कब लगेगी? ये न्यूज़ 18 भी पूछ रहा है और सूबे की जनता भी पूछ रही है, क्योंकि पूरा प्रदेश एक तरह से कहें तो अपराधियों के खौफ में है और पुलिस का खौफ अपराधियों के अंदर नहीं है। तो जिस तरीके से हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, उसे देखते हुए सवाल तो बनता है, लेकिन इस मामले पर जरा नेताओं की सुन लेते हैं। 2005 का जो दौर है वो बिहार उससे बाहर निकल चुका है। क्राइम कहीं आप रोक नहीं सकते हैं। पहले लालू राबड़ी जी के राज में क्राइम होता था, क्रिमिनल को बचाया जाता था, लेकिन अगर यहाँ क्राइम होता है त्वरित कार्रवाई किया जाता है। कितना बड़ा भी रसूख वाला व्यक्ति होता है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है। अपनी असफलता छिपा रहे हैं। मान लीजिए राजद के शासनकाल में अपराध था,
आपको तो बिहार की जनता ने सत्ता सौंपा है उससे मुक्त कराने के लिए ना भाई। तो आप वहीं जो है जाके पहुंच जा रहे हैं राजद के शासनकाल में। आप बाकी राज्यों से तुलना कीजिए कि हाँ भाई गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से हमारा बेहतर है, तो एक बात समझ में आती है। हर चीज़ के मामले में राजद के सर पर फेंकने का क्या मतलब है? 15 बरस हो गया और अभी तक आप वहीं खड़े हैं जहाँ राजद था, वहीं पर खड़े हैं। हर चीज़ के मामले में आप माने उसी शासनकाल से तुलना करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कोई उपलब्धि है ही नहीं। बिहार में चुनावी साल में आरजेडी और जेडीयू के बीच पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी के 15 साल के 55 घोटालों के आरोप पर पटना में एक और पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए आर्थिक अपराध को लेकर करारा प्रहार किया गया है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पिछले 2.5 महीने से बिहार की सियासत में जारी पोस्टर वार में नित नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को राजद ने जदयू सरकार पर कथित तौर पर 55 घोटाले का आरोप लगाकर जो पोस्टर जारी किया था, उसके बाद जदयू ने आज एक बार फिर से राजद के खिलाफ पोस्टर जारी कर दिया है। और इस पोस्टर में दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें कोई आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि सीधे तौर पर तस्वीरों के माध्यम से बहुत कुछ बताने की कोशिश की गई है। सबसे ऊपर अगर शब्दों पर ध्यान दें तो जदयू की तरफ से जारी इस पोस्टर में यह बताया गया है कि भ्रष्टाचार स्व अभिप्रमाणित, यानी राजद पर जो करप्शन को लेकर अटैक किया गया है उसमें तस्वीरों को सिंबॉलिक रूप से दर्शाया गया है और बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में अब आरोप लगाने की जरूरत नहीं है राजद जैसी पार्टियों पर, बल्कि ये पार्टियां भ्रष्टाचार को लेकर स्व अभिप्रमाणित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें देखिए किस तरीके से सबसे ऊपर लालू यादव को दिखाया गया है और जो चुनाव चिन्ह है लालटेन उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और ठीक उसके नीचे में यहाँ पर न्यू दिल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटियाला हाउस और यहाँ पर जिस तरीके से पेशी हुई थी तेजस्वी यादव की, राबड़ी देवी की, उनको दिखाया गया कि कैसे कोर्ट का चक्कर लगाने को विवश हैं राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं। उसके ठीक बगल में एक तेजस्वी यादव का पोस्टर जो तस्वीर है वो लगाई गई है और इसके ऊपर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को दर्शाया गया है कि तेजस्वी यादव किस तरीके से आर्थिक अपराध के आरोपों के सिलसिले में लगातार प्रवर्तन निदेशालय में जाने को विवश है और वहां पर सफाई देने में जुटे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यह बताया जा रहा है जदयू की तरफ से कि जो आर्थिक अपराध है उसमें किस तरीके से संलिप्त है राष्ट्रीय जनता दल के नेता। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और आरजेडी के खिलाफ पोस्टर से जेडीयू ने ही किनारा कर लिया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि पोस्टर से पार्टी को कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जिसने भी पोस्टर जारी किया है उसे आरजेडी के भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी है। लालू यादव के पूरे परिवार का हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानता है, वो सर्वविदित है, वो लगाया है। रोज न कुछ पोस्टर और होर्डिंग लगता है, इसका मतलब वो जानकार व्यक्ति है। लालू यादव के पूरे नज़दीक से पूरे परिवार को जानता हो और लगाने का काम किया तो कौन सा गलत काम किया है? जदयू इससे इत्तेफाक रखती है। जदयू से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सही लगाया है। सही लगाया, आप इसको सही मान रहे हैं? सही, जो भ्रष्टाचार के आरोप में सब लोग जेल में हैं, तो निश्चित तौर पर सही लगाने का काम किया है। बिहार में तेजस्वी यादव की 23 फरवरी से प्रस्तावित बेरोजगारी हटाओ यात्रा को लेकर सियासत जारी है। अब तो आलम यह है कि अब जेडीयू नेताओं को भी बेरोजगारी अहम मुद्दा लगने लगा है। कोचाधामन से जेडीयू विधायक मुजाहिद आलम की माने तो केंद्र की नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, जो चिंता का विषय है। हालांकि जेडीयू विधायक ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी की यात्रा से उनके बयान का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह का कहना है कि जेडीयू के लिए बिहार का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और पार्टी इसी एजेंडे पर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। बेरोजगारी अभी सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जो है नौकरियों में जो कटौती की गई है, नौकरियां जो है हर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नौकरियां जो देने का वादा था उसके मैंने अगेंस्ट में हम लोग दूसरे के एजेंडे पर नहीं जाएंगे। उनका अपना एजेंडा होगा, उतना चलाएं,
हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है बिहार को विकसित प्रदेश बनाना। हमारे नेता का एजेंडा है और हम लोग उसी में लगे रहेंगे, और जहाँ जहाँ भी विकास में और भी थोड़ी हमारी कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। जीतन राम मांझी ने मुकेश सैनी और उपेंद्र कुशवाहा और शरद यादव के साथ बैठक के बाद 18 फरवरी को खुलासा करने की बात कही थी, लेकिन 18 को वो कहीं नजर ही नहीं आए। सवाल यह है कि क्या मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स फेल हो गई? जीतन राम मांझी को अब अकेले होने का डर सताने लगा है। अभी कैसे कहने हैं? अभी जब 18 तारीख को हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे, सारी बातों की चर्चा 18 के तब बात करेंगे। अभी इस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। आज की चर्चा या आने वाले दिन में जो भी बातें होगी, पिछले शुक्रवार यानी 14 फरवरी को कांग्रेस और आरजेडी के बगैर पटना में महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में शरद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी मौजूद रहे। बैठक के बाद मांझी ने कहा 18 फरवरी को रणनीति का खुलासा करेंगे। 18 फरवरी बीत गई, लेकिन ना तो जीतन राम मांझी और ना उनके खुलासे का कुछ पता चला। महागठबंधन के नेता एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, कुछ नेता भी बाहर हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और जल्द ही मीडिया से मुखातिब होकर तमाम बातों को रखेंगे। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों जीतन राम मांझी ने रणनीति का खुलासा नहीं किया? जवाब आरजेडी नेता के बयान से समझने की कोशिश करिए। देखिए, कोई खुलासा अब वो क्या करें ना करें, लेकिन हम लोगों का खुलासा क्लियर है कि श्री तेजस्वी यादव जी ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा होगा। दरअसल जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के नाम पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। कांग्रेस और आरजेडी पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन ना तो कांग्रेस ने भाव दिया और ना आरजेडी। यहाँ तक कि बैठक के बाद शरद यादव रांची जाकर लालू प्रसाद से भी मिले, लेकिन शायद महागठबंधन के नेताओं की प्रेशर पॉलिटिक्स काम न आई, और शायद यही वजह है कि जीतन राम मांझी ने कुछ भी बोलने से चुप रहना ही बेहतर समझा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। गया एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज मिला है, जो बर्मा से आया हुआ है। एयरपोर्ट पर जांच में उसे कोरोना वायरस का संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद उसे एएनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। ब्लड सैंपल जांच के लिए पटना भेज दिया गया है। मेडिकल टीम संदिग्ध मरीज की देखरेख में जुटी हुई है। इससे पहले भी एक मरीज को संदिग्ध मानकर एएनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जिसको बाद में जांच में नेगेटिव पाया गया। साल का आदमी है, उसको सर्दी खांसी बुखार का है, कुछ उसका हिस्ट्री कांटेक्ट का था बाहर से, इसीलिए इसको हम लोग अभी एडमिट करके आइसोलेशन में रखे हैं। आइसोलेशन वार्ड जो हम लोग का है कोरोना का, और इसका हम लोग सैंपल कलेक्शन करवा के जांच के लिए भेज दिया। नक्सली हमले में शहीद बेगूसराय के बेहट गांव का राजेश कुमार के परिवार को अब तक सरकारी मदद नहीं मिली है। शहादत के समय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की थी कि सरकार की ओर से 5 लाख की सहायता राशि और शहीद के पत्नी को सरकारी नौकरी या किसी नियोजित सेवा में बहाल कराएंगे। राजेश के शहादत के 2 साल बीत गए, लेकिन अब तक सहायता राशि नहीं मिली। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पूरा परिवार बेगूसराय में किराए के मकान में रहने को मजबूर है। बम ब्लास्ट में मेरे पति शहीद हो गए दंतेवाड़ा में, जहां की 7 जवान शहीद हुए। 3 यूपी के थे, वहां यूपी वाले की योगी सरकार सबको 25-25 लाख रुपया उसी समय दिए, और हमको बिहार सरकार में बहुत लोग आए थे, लेकिन अभी तक कोई सुविधा हमको नहीं मिला। विजय कुमार सिन्हा जो हमारे सैन्य मंत्री थे बेगूसराय के, वो भी थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो 5 लाख रुपया नगद और पुतों को नौकरी देंगे, और 3 बच्चे जो हैं उनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था, प्लस आपके माता पिता हैं उनकी सारी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। आज मेरा घर बिहट है, लेकिन मैं घर द्वार छोड़ के बच्चे को भविष्य के लिए आज बेगूसराय में किराए के मकान में पड़ा हुआ हूँ।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार द्वारा गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज पहली बैठक है। बैठक में मंदिर निर्माण के मुहूर्त से लेकर कार्य पूर्ण होने तक की तमाम बातों पर चर्चा होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता राजीव तिवारी ने। राम जन्मभूमि मंदिर पर निर्माण के लिए जो जो आवश्यक काम है उन सभी बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा होगी और इस चर्चा के क्रम में वो सारे बिंदु आएंगे राम जन्मभूमि से संबंधित विषयों पर जो चर्चा आप बाहर सुन रहे हैं। कब से प्रारंभ किया जाए, जो सरकार ने भूमि हमें दी है उस भूमि का पैमाइश किया जाए, उसका लेवलिंग किया जाए, फिर स्टार्ट करने के दृष्टिकोण से जो भी करनीय काम होगा उन सभी बिंदु पर बात होगी। उन सभी को नमन जिन्होंने राम जन्मभूमि संघर्ष में साथ दिया और राम के काम में यदि महाबली हनुमान का भी श्रेय है तो देह में धूल लगा करके झाड़ देने वाले गिलहरी की भी उतनी ही भूमिका और सम्मान है। न्यूज रूम से अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।